जीत हार पे तो बहुत बात हुई, और केजरीवाल की हार को किस तरह से देखते हैं आप ये भी बताइएगा जरा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि क्या संविधान और डेमोक्रेसी की बात राहुल गांधी के अलावा कोई करता नहीं दिखाई पड़ रहा। और संविधान हो या डेमोक्रेसी, दोनों में अधिकार की बात है, दोनों में हक की बात है। गिफ्ट तो सब दे रहे हैं, सब कह रहे हैं हम तुमको ये देंगे, तुमको ये देंगे, तुमको ये देंगे। लेकिन संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो कोई देने को तैयार नहीं है, उसकी चर्चा करने को भी तैयार नहीं। राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं लेकिन आम आदमी सुनने को तैयार नहीं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? धनंजय भाई, छः छः दिन बाद फिर मुलाकात आपके साथ इस चैनल पे हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था कि आज, क्योंकि ये जो रात का 9 बजे चौपाल वाला है, भले वो चौपाल नाम है लेकिन यहाँ सारे पैनलिस्ट काफी अनुभवी पैनलिस्ट है, अपने विचार रखते हैं, विश्लेषण भी करते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि दिल्ली के चुनाव के परिणाम की एक गहरी पॉलिटिकल विश्लेषण की जरूरत है, और आपके चैनल के माध्यम से वो होना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सब सही है कि चुनाव आयोग की अपनी भूमिका है। चुनाव आयोग अब तय कर रहा है कि किसे जिताना है। उसके लिए ना जाने नाना प्रकार के वो हरकतें करता है, तरकीबें ढूंढ निकाली है। लेकिन एक बात तो ये है कि दिल्ली का चुनाव, जहां दिल्ली की पूरी लोक संख्या 3 करोड़ की है, तो एक म्युनिसिपल, 2.25 करोड़ के हाँ, आसपास वोटर है। मतदाता है, 2.25 करोड़। तो एक महानगर का म्युनिसिपल कारपोरेशन का वो चुनाव, लेकिन अब वो एक राज्य का दर्जा भी है उसको। तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि अंततोगत्वा 10 साल हो गए। 10 साल के बाद फिर जो हम देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति एक अलग करवट लेते हुए दिख रही है। मतलब 2024 का चाहे वो चुनाव हो देश का, उसने भी करवट लिया है, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके बावजूद की भी तमाम संवैधानिक संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो गई है। लेकिन ये भी हकीकत है कि 2024 में 400 पार नहीं हो सका, 303 पार भी नहीं हो सका, 283 पार भी नहीं हो सका, 272 भी पार नहीं हो सका, 240 हुआ है। मैं समझता हूं कि ये भारतीय चुनावी राजनीति की बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जिस त्रासदी को हम और आप या इस देश या देश भारतीय समाज भुगत रहा है, खास करके 2014 के बाद, कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में 400 पार की बात करने वाले 240 पे अगर आके रुक जाते हैं, तो इसका श्रेय इस देश की जनता को है, मतदाता को है। और मैं ये बड़ी घटना मानता हूं। और उसके बाद जो अन्य चुनाव हुए हैं राज्यों के, उसकी तुलना में दिल्ली का ये राज्य का चुनाव को मैं एक बड़ी घटना मानता हूं। बाकी राज्यों के चुनावों के परिणामों को मैं उस नजरिए से बड़ी घटना नहीं मानता हूं। दिल्ली का चुनाव मायने क्या है भाई? आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से जन्म ली, उस आंदोलन ने इस मतलब उसी आंदोलन ने बुनियादी तौर पर आज जो देश जिस त्रासदी से गुजर रहा है, उसके लिए कारण वो है। मतलब भ्रष्टाचार के नाम पर खड़ी हुई पार्टी एक सेकुलर राजनीति को सांप्रदायिक राजनीति में परिणित करने के लिए निर्णायक कारण बन जाती हो, और देश के नागरिकों से माफी आज तक नहीं मांगती है कि उनके द्वारा जितने भी आरोप लगाए थे उस जमाने में, उसमें से एक भी वो सिद्ध नहीं कर पाए, उलट फेल हो गए।
लेकिन आपने अगर 2013 को ध्यान में रखेंगे तो ये आरएसएस कितना गहरा साजिश, मतलब मैं 2013 अब मैं समझ में आता है, जिसको कहते हैं ना कू, विद्रोह, प्रतिक्रांति, कि किस तरीके से उस समय के जो संवैधानिक पदों पर रहने वाले, चाहे वो क्या अटॉर्नी जनरल हो, ऐसे कई लोग, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन जो खड़ा हुआ और जो नैरेटिव उन्होंने बनाया, उसको पुख्ता करने के लिए अपने संवैधानिक पदों का गैर इस्तेमाल करके इस देश की राजनीति को उन्होंने पलट दिया और सांप्रदायिक शक्तियों को निर्विवाद बहुमत में ला के बिठा दिया। और 12 साल हो गए हैं, एक एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। केजरीवाल ने आज तक इस देश की जनता से माफी नहीं मांगी कि वो झूठ बोल रहे थे या फिर वो एक साजिश को अंजाम देने के लिए सब कुछ लगा दिए थे। वो ये भी नहीं कर रहे, कहने को तैयार है कि एक भी मैंने जो आरोप लगाया था मैं उसको सिद्ध नहीं करा पाया। देश की राजनीति तो बदल गई ना, लेकिन मैं तो सिद्ध नहीं करा पाया। तो मुझे लगता है कि ये 2024-25 में दिल्ली के चुनाव में जो नतीजा आया है, मैं इसको पॉलिटिकली देख रहा हूं। देश की इस त्रासदी के जो प्रमुख कारण है, मैं उसको ये कहता हूं कि देश में जो एपेंडिसाइटिस का दर्द उठा था, जो 12 साल चला, तो अंत तो गतवा उतना ही जो है एक्सटेंडेड वेन जो है इन उसको काटनी पड़ी, वो आज कटी है। क्योंकि 2014 के बाद से अगर आम आदमी पार्टी की बात अगर सुन रहे हो आप, तो पिछले 70 साल में जो नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी वही कही थी, मोदी, कि जो 70 साल में नहीं हुआ हमने किया है। अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ हमने किया है। उसके बाद हमारे आपके आंखों के सामने और नाक के नीचे दिल्ली के समाज का जिस प्रकार से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद सांप्रदायिकीकरण करते चले जा रही है पिछले 10-12 साल में, मुझे बताइए कहीं तो भी जिस पार्टी को 67 सीटें पहले दफा, दूसरी दफा 63 सीटें मिलने वाली पार्टी, उस दिल्ली की समाज को सांप्रदायिकता के गर्क में जाने से बचाने का कोई मुहिम, कोई विचारों की बात किए हैं 12 साल में? उलट अरविंद केजरीवाल ने जो एक ताना बाना बुना कि अगर दिल्ली का समाज सांप्रदायिक हो रहा है, हिंदुत्ववादी हो रहा है, तो हमें भी हिंदुत्ववादी होकर उन हिंदुत्ववादियों को हराकर फिर कुछ बदले परिवर्तन की बात करेंगे। मतलब यह है कि दिल्ली को सांप्रदायिकता की गर्क में ले जाने में जितना आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने किया, उतना ही, और ये तो सत्ता में थे, उससे ज्यादा ये लोगों ने मतलब अपने सामने बलात्कार होते हुए देखा और खामोश रहे। समाज के साथ बलात्कार हो रहा था कैपिटल सिटी में। उसके बाद वही वो योजनाएं हैं हिंदू समाज को अपीज करने के, तीर्थ यात्राओं से लेकर तो न जाने क्या क्या है जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है। मतलब बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फुकट में कराने का, वो सारे हिंदू है। यानी नरेंद्र मोदी ने भी ये योजना नहीं लाई थी। तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का फुकट योजना इन्होंने सबसे पहले लाई थी हिंदू को जीतने के लिए। और उसके बाद जब राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ तो फिर इन्होंने भी लगा दिया कि बस राम लल्ला के दर्शन चले। और जब जब इनको राजनीति में सफलता मिली, इन्होंने आज तक मतदाताओं को उसका श्रेय नहीं दिया। इन्होंने आज तक इनकी सफलता का श्रेय भगवान को दिया, हनुमान को दिया।
मैं उम्मीद कर रहा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अरविंद केजरीवाल इस दयनीय हार के लिए भी हनुमान को जिम्मेदार बताएंगे, भगवान को जिम्मेदार बताएंगे। हार गए हैं तो अब जिम्मेदार चुनाव आयोग को बताएंगे, जीत गए तो मतदाताओं को और नागरिकों को देंगे नहीं और उधर देंगे। और मजे की बात क्या है कि दिल्ली के सामने अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी ने और बीजेपी ने क्या पर्याय दिया था? एक पर्याय दिया था हिंदुओं का हित, हिंदुत्ववाद, और दूसरा बेहतर रेवड़ियां। देखो यहां पर एक बहुत बड़ी घटना यह है धनंजय भाई, बीजेपी ने जिस पॉजिटिव स्ट्रेटेजी के साथ काम किया, उसने क्या बोला, हमारी सरकार बनने के बाद हम पिछली सरकार के वो तमाम योजनाएं जो आम आदमी के हित के हैं, बकायदा उसको हम जारी रखेंगे, उलट हम कुछ ज्यादा दे देंगे और ज्यादा देंगे। तो इस मतलब एक ही हिंदुत्व के दो अलग अलग पार्टियां अलग अलग किस्म की रेवड़ियां बांट रही थी, तो जनता के सामने जो बड़ा रेवड़ी देने वाला था वो पर्याय के रूप में सामने आया। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं देश बचाने के लिए लड़ रहा हूं। मतलब 1.25 करोड़ की का राज्य के चुनाव से अरविंद केजरीवाल देश बचा रहे हैं। मतलब इतना अगर वो इलास्टिक को तानेंगे तो टूट नहीं है। और उसके बाद मैं जो ऑब्जर्व करता हूं, वो ऑब्जर्व ये करता हूं कि भाई इंडिया अलायंस में बेहतर रिश्ते ना बने, इसकी तो शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की। हरियाणा का चुनाव देखो, जब तक सिसोदिया जेल से बाहर आए थे तब तक तो 15 सीट की बात चल रही थी कांग्रेस के साथ, और मैंने उस समय भी कहा था कि एन हरियाणा के चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे। रिहा हुए और आम आदमी पार्टी ने स्ट्रेटेजी बनाई, हम पूरे 90 सीट में लड़ेंगे, और 1.78% वोट उन्होंने हरियाणा में दिया। क्यों लड़े भाई? पूरे क्यों लड़े? किसको जिताना था आपको और हराना किसको था? और उसी प्रकार दिल्ली में भी उन्होंने ये ध्यान रखा कि किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ समझौता ना हो, और इसीलिए उन्होंने यहां तक मतलब यहां तक तो ठीक था। नरेंद्र मोदी ने आज तक राहुल गांधी को पप्पू बोल दिया है, ना समझ बोला है, शहजादा बोला है, लेकिन नरेंद्र मोदी की भी ये हिम्मत नहीं हुई कि राहुल गांधी को एक भ्रष्टाचारी के रूप में भ्रष्टाचार के आरोप लगा दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भर रैली में जब राहुल गांधी ने प्रचार शुरू किया तो राहुल गांधी को बोला भ्रष्टाचारी आदमी है तो। और उसी चुनाव के प्रचार में ये जो पूरा ताना बाना चला कि देश बचाने के लिए हम निकले हैं, वो कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए निकले हैं, मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं ये सब कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के अंदर एक नई बात लाई जो खतरनाक है, बीजेपी से भी और आरएसएस से खतरनाक है। वो क्या है? विचारों की कोई आवश्यकता नहीं, अच्छा काम करो। तो अच्छा काम तो बहुत ये लोग कर सकते हैं। ये ये बहुत सही बात है। इसको थोड़ा-सा और खोल कर डिस्क्राइब कीजिएगा। डिकोड विचारों की करता हूं। आवश्यकता नहीं है, बस अच्छा काम करना। अच्छा काम कैसे करिएगा बिना विचार के? तो अब अच्छा काम का मत भाई, एक गुंडा बदमाश भी अच्छा काम करता है, इसके लिए वो अपनी बस्तियों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि उस गुंडे की वजह से उस बस्ती की माँ बहनें सुरक्षित भी रहती है। लेकिन वही उसके गुंडा उसके अलावा वो मंदिर बनवाता है, वो कीर्तन करवाता है, वो भोज करवाता भोजन है। दान कराता है, सब कुछ कराता है। हाँ, वो लड़कियों की और शादी भी करवाता है। और अगर किसी ने अगर टेढ़ी नजर कर दी तो उसकी सुताई भी कर देता है। हाँ, तो बिल्कुल।
कोई मर गया तो दान दक्षिणा भी कर देता है। तो वो जिस बस्ती का रहता है तो उस बस्ती में तो वो दयावान रहता है, लेकिन बाजू की बस्ती की महिलाओं पे तो नजर डालता है तिरछी। इसका मतलब क्या है? वो बुनियादी तौर पे गंदी नजर रखने वाला व्यक्ति होता है। उसकी रणनीति होती है कि अपनी बस्ती में अपने प्रति सहानुभूति हो, जिससे कि कल जाके जब पुलिस आए तो मैं किसी ना किसी घर में छुप सकता हूं, या पुलिस अगर पकड़ भी रही है तो लोग उतर जाए सड़कों पे कि हमारे दादा को कोई हाथ ना लगाए। तो ये जो बिना विचार, मतलब एक तरफ व्यवस्था भारतीय समाज में समाज को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर विचार शून्य बनाना चाह रही है, तो उसी में अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि विचारों की कोई आवश्यकता नहीं है, अब पार्टी इसलिए होगी अच्छा काम करेंगे। तो अच्छा काम करने वाली पार्टी का लाइफ कितने साल का होगा? सिर्फ अच्छे काम के बदौलत आप 10 साल खींच लिए। देखिए, विचारों के बगैर कोई राजकीय पार्टी जिंदा नहीं रह सकती, रह ही नहीं सकती। विचार पटे ना पटे, लेकिन विचार, देखिए कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है, इसलिए वो आज जिंदी है। बिखरी है, संगठन कचरा अधमरा सा हो गया है, लेकिन अपनी विचारधारा के आधार पर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए वो पार्टी कोशिश कर रही है, जिंदी है। कम्युनिस्ट पार्टियां आज राजनीति जिंदी नहीं जिंदा है। जिंदी जो है वो ये जिंदा जो ये जिंदा जो है। शब्द हाँ, है अव्यय है। और अव्यय जो है वो बदलता नहीं है। हाँ, अव्यय जिसका जिंदा है, व्यय ना हो उसको अव्यय कहते हैं। जिंदा। जी। जिंदा है। कम्युनिस्ट पार्टियां राजनीति में हाशिए पे है, लेकिन पार्टी खड़ी है दोनों, सीपीआई हो या सीपीएम हो, जिंदा है। उनके लाखों शाखाएं हैं, लाखों पार्टी के मेंबर है। सड़क में आज भी मोर्चे कोई निकाल रहा है 365 दिन, तो वही पार्टी निकाल रही, जिंदी जिंदा है वो पार्टी, क्योंकि उसके अपने एक विचार है। लोग सहमत हो या ना, भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीट थे, या अब जितनी बड़ी सरकार बन जाए, कल और 2 में आ जाए, तब भी वो पार्टी मरेगी नहीं, क्योंकि उसका अपना एक विचारधारा है, आप सहमत हो या ना हो। और जिस पार्टी की बुनियादी यह है कि कोई विचार नहीं होने चाहिए, तो अच्छे काम के नाम पर हम और आप तो अच्छे काम कर रहे हैं, हमको नगर सेवक कोई बना नहीं रहा। उनको कम से कम देश में सरकार तो बना दी है लोगों ने 2 बार। पंजाब में भी सरकार बना दी है अच्छे काम के नाम पे, बहुत कुछ मिल गया है अच्छे काम के नाम पे। तो ये जो घातक बात थी, और इसीलिए हमने और आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल 2014 के बाद से लेके 2024 तक इस देश के अंदर जो मुख्य चुनौती है, उस चुनौती पर वो कोई भूमिका लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने जो कुछ भूमिका ली, वो तमाम भूमिकाएं आरएसएस बीजेपी के अनुकूल ली, चाहे सीए का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, 370 का मसला हो, या फिर डेमोक्रेसी दिल्ली का के मसला हो, संविधान का मसला हो। दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक दंगों पे अरविंद केजरीवाल आंसू पोंछने के लिए घर से नहीं निकला, ये ध्यान रखना। अपने आंख के नीचे दिल्ली जलती रही, लेकिन मैदान में नहीं उतरा वो आदमी, ये कहते हुए कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं और मेरे तमाम नागरिक भाई बहन है, भाईचारा, अगर लाश गिरानी हो तो मेरी गिराओ। मॉरल है ना सवाल। तो इसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली जीत जाते, ये मैं बड़ा बयान दे रहा हूं, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाती, तो इंडिया अलायंस टूट जाता सही है। भविष्य में। क्यों? सही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, ममता दीदी और दूसरे अखिलेश। साथी अखिलेश। अखिलेश, इनसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग है। ये एक एक्सेस बना लेते और गैर कांग्रेसियों को वहां इकट्ठा करते और इंडिया अलायंस तोड़ देते। आज दिल्ली के चुनाव ने
जो परिणाम आए हैं, मैं पॉलिटिकली विश्लेषण कर रहा हूं, बिल्कुल। सहमत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम्म। दिल्ली के परिणामों ने इस देश के साथ जिन लोगों ने झूठ बोला, इस देश के साथ धोखा दी, इस देश के में जो नेक उम्मीद खड़ा करके उस उम्मीद को एकदम पाए तले जो है रौंद दिए, और इस देश के सांप्रदायिक शक्तियों को सरकार देश सौंपने का जो सबसे बड़ा गुनाह किया, इस देश की संविधान को तार तार करने का जिन्होंने गुनाह किया, आज उन नौटंकीबाज लोगों को, अरे भाई, जिसके मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री से लेके आरोग्य मंत्री से लेके न जाना कौन कौन जेल में जाता है। आपकी प्राथमिकता दारू है, आपकी प्राथमिकता में आपने दोनों चीज किया, शिक्षा और दारू, और जेल चले गए। और जेल जाने के बाद आपने क्या नजर रखा? कुछ नहीं रख पाए। तो दिल्ली के चुनाव के परिणाम से ये जो देश के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, उनको एक प्रकार से सजा दी। दूसरा, जहां दिल्ली के अंदर अंततोगत्वा हिंदुत्ववादियों का ही पर्याय था, तो कम से कम दो में से एक हिंदुत्ववादी को उन्होंने नकार के त्रासदी को थोड़ा सा कम किया। आने वाली लड़ाई तो बीजेपी और आरएसएस से लड़ना इस देश के अंदर, दूसरा और कोई लड़ाई नहीं है भाईचारे। तो ये एक अच्छा काम है। तो क्या आपको लग रहा है, एक मैं ऐड कर दूं छोटा सा जवाब, इसको भी ले लीजिएगा। क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ संविधान है, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र है, क्या आपको लग रहा ये है कि इस चुनाव ने ये कहा है कि भैया दो एक साथ मत लड़ो हिंदुत्व वाले, ये संविधान रहे चाहे हिंदू राष्ट्र रहे? देखो, ये विचारों की लड़ाई है, ये दो लोग कह रहे हैं इस देश के अंदर, अखिल भारतीय स्तर पर। एक तो राहुल गांधी कह रहे हैं और दूसरे वामपंथी पार्टियां कह रही है, और वो उसके लिए वो तैयार भी अपने आप को कर रहे हैं। विचारों की लड़ाई है, ये मानने वाली यही दो धाराएं हैं बुनियादी तौर पर अखिल भारतीय स्तर पर। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके वैचारिक लड़ाई पे विश्वास करने वाले हैं। तो ये सिर्फ सत्ता की बात नहीं है, जैसे टीएमसी ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई, सत्ता की बात करेंगे, लेकिन डीएमके को हम टीएमसी के साथ नहीं जोड़ सकते, नहीं, आरजेडी को डीएमके के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, सपा को डीएमके के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक डीएमके एक वैचारिक धरातल पे खड़ी हुई पार्टी है, जो आज भी दमखम ढंग से उसको खुलेआम बोलती है और कहती है कि कोई ब्राह्मणों के हाथ से पुण्य काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम नहीं मानते इस बात को। ये कहने का मादा उस पार्टी का है। तो मैं ये इस तरफ आ रहा था कि इस देश के अंदर बीजेपी आरएसएस को स्थापित करने का जो पाप पुण्य तो मैं नहीं मानता, जो गुनाह अरविंद केजरीवाल ने किया, दिल्ली की जनता ने उनको सजा दे दी। और दूसरा संदेश ये है कि अच्छा काम के आधार पर कोई राजकीय पार्टी चल नहीं सकती, और कोई राजकीय पार्टी का एकमात्र आधार अच्छा काम नहीं हो सकता। राजनीति में अगर आपको आना है तो आपकी एक वैचारिक बैठक होना जरूरी है, भले उस वैचारिकता से लोग सहमत हो या ना हो। There cannot be a political party without any ideology, without any thought process. Only mere saying that good work is the only answer to all is nothing but to make people fool and cheat the common man of their emotions. तो इसीलिए मैं मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आम आदमी पार्टी का इस प्रकार से हारना जो है वो उसकी कथनी और करनी की ही सजा उसको मिली है। और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते मुझे बहुत धक्का नहीं लग रहा, उलट इस त्रासदी के लिए जो जिम्मेदार है उस त्रासदी को वहीं के लोगों ने सजा दी है। आई थिंक इट्स अ बेटर डेवलपमेंट
पॉलिटिकली ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि अंततोगत्वा जिस पार्टी को कोई राजकीय भूमिका लेना नहीं है, उस पार्टी के सत्ता में आने का और सत्ता में नहीं आने का क्या उपयोग। जिस पार्टी को आज सांप्रदायिकता के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़नी नहीं है, उसके जीते या हारे क्या मतलब पड़ता है। जिस पार्टी को संविधान के ऊपर कुछ बोलने का सोचता ही नहीं है, सिर्फ बाबा साहब की फोटो इसलिए लगाना है क्योंकि हम दलितों के वोट लेना है, दूसरे हाथ में भगत सिंह की फोटो इसलिए लेना है कि फिर अन्य प्रगतिशील तबकों का वोट ले लेना है, और नोट पर लक्ष्मी की फोटो चिपकाकर अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने की कवायद करने वाले, और श्री कृष्ण ने बनाकर 21वीं सदी में भगवान ने उनको श्री कृष्ण बनाकर गुजरात में भेजा है, ऐसी बोगस बकवास आईआईटी करता है। ऐसे लोगों का राजनीति से सफाया हो जाना बहुत आवश्यक है, और 10-12 साल में इनका सफाया हुआ। आज हम जानना चाहते हैं, अब देखना आगे आने वाले दिनों में, जिस पार्टी को कोई विचारधारा नहीं है, वो पार्टी जब हार जाती है तो लोगों के बीच में कौन सा काम लेके जाना चाहती है, हम देखना चाहते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल का आपका हार जाना, ये इंडिया अलायंस के बने रहने की ये सबसे बड़ा शर्त था, जो दिल्ली के लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको हराया, इंडिया अलायंस को बचाया। ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है।